हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। जैसे कि हम कंप्लीट फॉरेस्ट्री का कोर्स देख रहे थे, तो उसके आज हम 10th वीडियो यानी कि पार्ट 10 पर आ गए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो कोर्स है ये फॉरेस्ट्री के लिए है, जो आपको यूपीएससी, एसीएफ, आरएफओ, एआरएस, एसआरएफ, जेआरएस, एपीओ और स्टेट पीजी और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स, फॉरेस्ट गार्ड और ऑल फॉरेस्ट रिलेटेड एग्जाम्स में जहां जहां भी फॉरेस्ट्री आता है वहां पर ये आपको कोर्स काम आने वाला है। तो आप इस कोर्स को जरूर से देखिए। और इसके जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में कहीं पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इसकी डिमांड होगी, तो कहीं पर रिटन एग्जाम के लिए इसकी डिमांड होगी। तो आप अपने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आप इसे प्रिपेयर करिए। मैंने जो इसमें पीपीटीज बनाए हैं वो इस तरह से बनाए हैं कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम वालों के लिए एक माइंड मैप बन जाए कि जो भी बात चल रही है वो आसानी से आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन आपको एक ओवरव्यू बना लेना है कि ये क्या है कैसा है। और आप जितना ज्यादा उसको डिटेल में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप क्लियरली उस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेस्ड में से चार ऑप्शंस में से किसी एक को टिक कर पाएंगे। और वहीं जिसको रिटन एग्जाम लिखना है उनके लिए ये जो पीपीटीज हैं इतने डिटेल फॉर्मेट में है कि आपको कहीं भी बाहर इसको इससे बाहर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे ही एज अ नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्म में रख सकते हैं और उसे ही आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको रिटन एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। एस जैसे कि हम वोकेबलरी की बात करें या टर्मिनोलॉजीज की बात करें, तो सब कुछ आपको इन्हीं पीपीटीज में कम्प्लीटली मिल जाएगा। इसलिए जो पीपीटीज है वो काफी डिस्ट्रिक्टिव है और काफी ज्यादा डिटेल में उन्हें लिखा गया है। और वही ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम वालों के लिए क्या है कि आप जितना ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे तो उससे आपको क्या है कि लिखने के लिए तो ज्यादा याद रखना पड़ता है, लेकिन आपको एक माइंड मैप बनाने के लिए बहुत आसानी होगी। तो इस चीज को आप देखते हुए पीपीटीज को जज करिए और अपने नोट्स में से जरूर शामिल करिए। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो आज हम इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसे कि जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर इसी तरह से आते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन क्या काम करता है, इसका मेन एम क्या है, इसके एस्टेब्लिशमेंट का गोल क्या है। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में इनकी तो सीधे सीधे डेट ही पूछ ली जाती है कि ये कब फॉर्म हुए या किस उद्देश्य से इन्हें बनाया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप जरूर 2 से 3 बार रीड करिए और इन्हें जरूर अपने नोट्स में शामिल करिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए काफी अच्छा बेस बनाते हैं और काफी अच्छा मटेरियल होता है इनमें क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा इंस्टीट्यूशन है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो इसे क्या, ये इसका लोगो है जो कि एक बेनियन ट्री है यानी कि बरगद का पेड़ है। ये कब बना था? 1890 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ये एक बेनियन ट्री है। इसका लोगो फिकस बेंगालेंसिस। नोडल एजेंसी किसकी है? ये आईयूसीएन जो होता है उसकी रेट डाटा बुक होती है, उसके लिए ये क्या करता है, डेटा प्रोवाइड करता है। इसलिए इसे बॉटनिकल सर्वे कहा गया। देख लीजिए आप, सर्वे इसका मतलब ये सर्वे करता है, डेटा कलेक्ट करता है और ये देता है आईयूसीएन रेड डाटा बुक को। और पब्लिकेशंस इसका क्या है? वनस्पति वाणी। ये आप याद रख लीजिए कि किसकी पब्लिकेशन है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। ये इसका हिंदी है और इसका एक जर्नल है नेलुम्बो। तो आप इस तरह से इनको देख सकते हैं। जो बॉटनिकल सर्वे इंडिया ऑफ इंडिया की जो ओरिजिनल साइट है ये मैंने उससे लिया है। तो आप इसके देख सकते हैं कि सबसे पहले तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। फिर इसके रीजनल सेंटर्स हैं, रीजनल सेंटर और यूनिट है। तो पहला है रीजनल सेंटर। तो रीजनल सेंटर में इतने रीजनल सेंटर्स हैं, आप अपने स्टेट के हिसाब से काफी डिटेल में उसे याद रख सकते हैं। बाकी आप इन पर एक बार नजर मार सकते हैं कि कहाँ कहाँ है इनकी रीजनल सेंटर। एक अंडमान निकोबार में है, ये अरिड जोन का जोधपुर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके लिए, तो इसे आप याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में है। सेंट्रल रीजनल सेंटर इलाहाबाद में है, हैदराबाद में है, शिलोंग, देहरादून, गैंगटॉक, कोयम्बटूर, पुणे। अ, फिर हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्न हिमालयन रीजन सेंटर सोलर, इन्हें देख सकते हैं आप। बीएसआई हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। तो आपको इस तरह से एक दो बार नजर मार लेंगे तो आपको याद रहेगा। एरिड जोन को आपको याद रखना है और ये हाई एल्टीट्यूड वाला याद रखना है। उसके बाद बीएसआई का अगला वाला देखेंगे हम।
रीजनल सेंटर बीएसआई यूनिट्स कहाँ है। आपको इन्हें बहुत ज्यादा डिटेल में याद नहीं रखना, लेकिन एक बार नजर मार लीजिएगा, कहीं क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपको याद रहे कि सेंट्रल बॉटनिकल लेबोरेटरी कहाँ है, हावड़ा में। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहाँ है, हावड़ा में। इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्शन इन इंडिया म्यूजियम कोलकाता में है। तो इस तरह से आप इन्हें एक बार देख लीजिए। उसके बाद बीएसआई के दो गार्डन है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन हावड़ा और बॉटनिक गार्डन ऑफ इंडिया इंडियन रिपब्लिक नोएडा। तो इस तरह से ये उसकी साइट का ओवरव्यू है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये आता है। और ये आज ही की, मतलब जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसी दिन तक का इसमें डेटा दिया हुआ है इस साइट में। तो अब बीएसआई के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इन 1954 द गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइज द बीएसआई विद द ऑब्जेक्टिव्स। ये उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये 1954 में गवर्नमेंट ने जो बीएसआई है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे कि आपने देखा कि ये ब्रिटिश टाइम में बना था, तो 1954 में इसके स्ट्रक्चर को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया और उस वक्त उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए। अंडरटेकिंग इंटेंसिव फ्लोरिस्टिक सर्वेज एंड कलेक्टिंग एक्यूरेट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स इन द कंट्री। तो वही इसमें लिखा है कि आपने जो प्लांट्स हैं उनके बारे में इकोलॉजिकली और इकोनॉमिक यूटिलिटी के बारे में उसका ऑकरेंस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उस एक सर्वे करना, फ्लोरिस्टिक सर्वे, ताकि आप उसमें डिटेल में, इंटेंसिव होगा, मतलब ये कैसा होगा, काफी ज्यादा गहन होगा, अंदर अंदर तक जाके उसकी एक एक चीज को कलेक्ट किया जाएगा डेटा के फॉर्म में। तो इसका दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, कलेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मटेरियल that may be of use to educational and research institutions। वही कि इसमें डेटा कलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके मटेरियल को, ताकि एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में इसे प्रोवाइड किया जा सके। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आप कोई आयुष, जैसे आयुर्वेद, यूनानी और इन सब कॉलेजेस में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गार्डन्स होते हैं, जिस जहाँ से वो अपने मतलब रिसर्च करते हैं या दवाइयाँ बनाते हैं, या आप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में जाइए तो हर चीज का वहां पर आप देखेंगे कि बॉटनिकल नाम लगता है। और वो बॉटनिकल नाम, उसका जीनस, उसके मतलब उस पेड़ जो भी पेड़ या पौधा है उसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन आती है, वो डेटा कलेक्ट कहाँ से होता है, बीएसआई से होता है। आप इस तरह से देख सकते हैं। और वैसे ही जैसे हम आईयूसीएन की रेड डेटा बुक को जब डेटा प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा प्लांट एंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीसीज खतरे में है, तो वहां पे भी जब जो डेटा जाता है तो वो बीएसआई के थ्रू जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। वैसे ही आगे देखते हैं। acting as the custodian of authentic collections in well plant herbaria and documenting plant resources in the form of local, district and national flora। मतलब ये लोकल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज और नेशनल वाइज जो फ्लोरा है, यानी कि जो हमारे वनस्पतियां हैं उनका वो डॉक्यूमेंट करते हैं और उसका एक ऑथेंटिक कलेक्शन है, और ये डेटा का कस्टोडियन भी है। मतलब ये इसके पास डेटा मिसप्लेस होने की कम से कम चांसेस हैं। तो इस तरह से ये हमने उसी की ओरिजिनल साइट से उनके ऑब्जेक्टिव्स को कलेक्ट किया है। तो आइए हम देखते हैं अगला हमारा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जैसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, वैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो 1890 में बना था। ये 1916 में बना था, 1 जुलाई। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है। इसका लोगो है इंडियन बाइसन बॉज कोरस। उसका लोगो था एक वनस्पति, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया था तो वो वनस्पति था, उसका क्या था, बेनियन ट्री। इसमें क्या है, इंडियन बाइसन। इसकी पब्लिकेशन क्या है, इसकी पब्लिकेशन बहुत इजी है, इसी के नाम पे, द रिकॉर्ड्स ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वैसे मेमोर्स ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और हिंदी में एक इनकी मैगजीन आती है, प्राणी जगत। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। ये इनका लोगो है इंडियन बाइसन का, और ये ZSI लोगो ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। द सर्वे हैज इट्स जेनेसिस, मतलब उसका जो सबसे शुरुआत कहाँ से हुई, इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जूलॉजिकल सेक्शन इन द इंडियन म्यूजियम एट कलकत्ता इन 1875। तो जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका उसकी शुरुआत हम कहाँ से मानेंगे, मतलब उसके रूट्स, उसके जड़ कहाँ से है। जो इंडियन म्यूजियम था कलकत्ता में, जब वहां पे जूलॉजिकल सेक्शन बना तो फिर ये इसके अस्तित्व में आने की कहानी तय हो गई। उसके बाद साइंटिस्ट इन द ZSI आर एंगेज्ड इन एक्सप्लोरिंग, नेमिंग
describing, classifying, documenting animals from all over India, but lot more needs to be done to understand and investigate the faunal diversity of India in the light of the objectives of the कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आपको याद रखना है कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जब हमने साइन किया सीबीडी में, इंडिया ने साइन किया, उसके बाद से ये हमारे लिए एक तरह से मैंडेटरी हो गया कि हम अपने यहाँ की जो फॉनल डाइवर्सिटी है यानी कि एनिमल्स के बारे में, हमें एनिमल्स और जो भी हमारे मतलब फॉनल डाइवर्सिटी बर्ड्स उनके बारे में हमें डिस्क्रिप्टिव डेटा को कलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट करना है और उनकी स्टेटस के बारे में इन्हें अपडेट देना है फॉर साइंटिफिक यूज एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से उनके ऑब्जेक्टिव्स उनके साइट में काफी सारे दिए थे, मैं सारे ले आई हूँ। आप अपने हिसाब से एक बार इन पे नजर मार सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि क्या है इनके अंदर। तो इन्होंने काफी डिटेल में दिया हुआ है कि एक्सप्लोरेशन, सर्वे, इन्वेंटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ फॉनल डाइवर्सिटी इन वेरियस स्टेट्स, इकोसिस्टम्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द इंडिया, टैक्सोनॉमिक यानी कि वो वर्गीकरण को भी स्टडी अच्छे से करते हैं कि किसको किस स्पीसीज में रखना चाहिए और स्पीसीज में भी उनको सब स्पीसीज और फिर उस तरह से टैक्सोनॉमिक स्टडीज भी करते हैं फॉर ऑल फोनल कंपोनेंट्स कलेक्टेड, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ स्टेटस ऑफ थ्रेटन्ड and endemic species, preparation of red data book, fauna of India and fauna of states, bioecological studies of the selected important communities, preparation of databases for the recorded species of the country, maintenance and development of national zoological collections, training, capacity building, human resource development, final identification, advisory services, library services, publication of results including fauna ऑफ इंडिया एंड फोना ऑफ स्टेट्स। तो ये मैंने आपके लिए एक बार पढ़ दिया। वैसे इसमें आप समझ ही गए होंगे कि सारा का सारा इनका जो काम है डेटा कलेक्ट करना है, डेटा को रेड डेटा बुक को अपडेट करवाने के लिए उन्हें भेजना है और अपनी देश में जो जो हमारे यहाँ की फॉनल डाइवर्सिटी है उसे अच्छे से स्टडी करना है। तो ये उनके वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे, ये उनके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स थे। ये भी मैं आपके लिए एक बार पढ़ लेती हूँ। environmental impact studies के लिए है मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम एंड एट हेडक्वार्टर्स एंड रीजनल स्टेशन इनवाइस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में कि ये इनवाइस जो है ये गवर्नमेंट का इन्वायरमेंट स्टैटिक्स का एक डेटा सेंटर है, एक रिपोजिटरी की तरह है। और फिर साइट सेंटर जैसे कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना इनके बारे में है ये साइट्स। और ये इनवाइस जो है ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इसे हम यहाँ पे भी देख लेंगे। रिसर्च फेलोशिप, एसोसिएटशिप एंड एम्यूरेटिस साइंटिस्ट programs, collaborative research programs on biodiversity, GIS, remote sensing, animal diversity with selected threatened species, क्रोमोसोमल मैपिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये आप याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी में कितनी डीपली स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक के अंदर तक जाके कि क्रोमोसोमल मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इसमें स्टडी की जाती है। आप एक और चीज आप पढ़ेंगे खुद से कि ये ईडीएनए क्या है, ये इन्वायरमेंटल डीएनए है। ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से स्टडी करना है और अपने नोट्स में से जरूर शामिल करना है। ये एग्जाम का एक अच्छा मटेरियल बनने वाला है आगे। अब हम कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो सीबीडी है उसे हम जानते हैं कि ये एक ऐसी ट्रीटी थी जो मल्टीनेशनल थी, मल्टीलेटरल थी और मल्टी पार्टी थी। यहाँ पर बहुत सारे देशों के लोग आए और उन्होंने इस बात पे अपनी सहमति जताई और साइन किया कि हाँ हम अपने देश की जो बायोडाइवर्सिटी है उसे बचाने के लिए जो भी कदम होंगे वो उठाएंगे। और जो रिसोर्सेज हैं वहां से मिलने वाले जो भी फ्लोरल और फॉनल दोनों तरह के रिसोर्सेज की इक्विटेबल शेयरिंग को हम मानेंगे। और सारे देशों में ये सारी जो कन्वेंशन है ये बाध्यकारी है और इसे मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम आप देखते हैं कि शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है, हम नेशनल पार्क, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया हुआ है हमने। फिर हम प्रोटेक्टेड एरियाज बनाते हैं, इको सेंसिटिव जोन बनाते हैं। तो ये सब किस लिए बनाते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे साइन कर दिया, इसलिए हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाना पड़ा। फिर हमें एक जो क्रुएल्टी टू एनिमल्स है मतलब पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बनाना पड़ा, शिकार को प्रतिबंधित करना पड़ा। फिर इसलिए जो ब्लैक बक का केस हुआ ये इतना ज्यादा
क्यों हुआ? क्योंकि इस तरह के कन्वेंशंस में हम सिग्नेटरी हैं, तो इस तरह के कन्वेंशन बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना आप जानते हैं कि फिर जो बॉर्डर पे जो क्रॉसिंग होती है, तो वहाँ से क्या होता है कि यहाँ से वहाँ जो एनिमल और जो आप देखते हैं कि जो फॉनल और फ्लोरल रिसोर्सेज हैं, वो इतनी ज़्यादा उनकी तस्करी की जाती है। फिर हमारे यहाँ की बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि एक्सोटिक स्पीसीज आ जाती है, मतलब आक्रामक प्रजातियां कुछ आ जाती है, जैसे कि हमारे देश में गाजर घास आ गई है और यूकलिप्टस इस तरह से लाया गया है। तो इसमें क्या हुआ है कि आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो इंडिजीनियस यानी कि हमारे अपने देश की जो बायोडायवर्सिटी थी वो खतरे में आ गई है, क्योंकि वो इनसे डील करने के लिए तैयार हो ही नहीं पाए थे। तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में पहले बहुत सारे रैबिट्स आ गए, फिर वहां पे कैमल चले गए थे, तो कैमल को फिर वहां पे काटना पड़ गया, मतलब वहां पे उनको मतलब मारा गया। क्यों? क्योंकि वो वहां की बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा नए थे, तो प्रकृति को मालूम ही नहीं था कि उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। तो इस तरह से उनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली गई, और किसी भी जो जीव है उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो उस इकोलॉजी के लिए खतरा बन जाएगी। तो इस तरह से जो बायोडायवर्सिटी के कन्वेंशन होते हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होते हैं, और इनके लिए काफी सीरियस क्लॉसेस भी बनाए जाते हैं, ताकि किसी तरह का जो क्राइम है वो ना हो सके बायोडायवर्सिटी के संबंध में। तो इस तरह से मैंने आपको बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन के बारे में बताया। जो हमारा सीबीडी है वो 1992 में पहली बार साइन हुआ था। 1990 मतलब 22 मई 1992 को ये ड्राफ्ट किया गया था, इसलिए हम जो 22 मई है 22 मई उसे हम बायोडायवर्सिटी डे के नाम पे मनाते हैं। फिर ये जो फोर्स इनफोर्स हुआ था 29 दिसंबर 1993 में। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको बेसिकली ये याद याद तो नहीं रखना है, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कभी कभी कि जो इसके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं जो बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन से संबंधित है, जिसमें जेडएसआई से संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे विथ रेफरेंस टू आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18 of the Biodiversity Convention, the role of ZSI has been broadened with respect to its primary and secondary objectives as illustrated below। यानी कि जो बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन में कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें जो जेडएसआई है उनके काम को काफी डिटेल में बताया गया है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग हमने देखा कि उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, तो ये आर्टिकल 7 में सीबीडी के दिया हुआ है। फिर इन सीटू कंजर्वेशन आर्टिकल 8 में दिया हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 8 में मतलब जिस तरह इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, जैसे कि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, गौ अभ्यारण्य है, अभी क्या क्या नहीं बनता है, तो वो सब इन सीटू कंजर्वेशन है, मतलब जो भी स्पीसीज है उसे उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाएगा। अब आगे ये है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आर्टिकल 10 में दिया है, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा कि वो आगे सतत बना रहे, यानी कि आगे की पीढ़ी को बिना किसी नुकसान के उसके फायदे मिलते रहे। तो इस तरह से सस्टेनेबल यूज होना बहुत जरूरी है। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो आजकल बहुत ज्यादा मुद्दे में रहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो हो वो ये सब ध्यान में रखकर अप्रूव किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी ऑथराइज्ड कंपनी के द्वारा, कि उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो असेस हो चुका हो और कम से कम हो, और वो एक्सेप्टेबल एरिया तक ही उसमें डिस्ट्रक्शन जो हो वो अलाउड हो। मतलब कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो देख लेना चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट लगने के दौरान, कोई बिल्डिंग बननी है, कोई हॉस्पिटल बनना है या कोई डैम बनना है, तो उसका एनवायरमेंटली क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। यदि पॉजिटिव ज्यादा है तो ही वहां पे अप्रूव किया जाता है, और जो नेगेटिव पढ़ने वाले हैं उनको कम करने की पूरी उनकी प्रोसेस उन्हें डिटेल में बतानी पड़ती है कि हाँ हम यहाँ से यदि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट डालेंगे तो जितने पेड़ कटेंगे हम उतने पेड़ कहाँ पर और लगाएंगे। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे कि अब जहाँ पे आप पेड़ काटेंगे वहां पे सिर्फ पेड़ नहीं होते, वहां पे कितने सारे वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फिर उन्हें जो ट्राइबल पीपल होते हैं उन्हें भी वहां से मूव करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। तो उन सबको ध्यान में रखकर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। तो ये इसके आर्टिकल 14 में है। फिर इंटरनेशनल, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है कि
जो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। और जो यूनाइटेड नेशन ने बायोडाइवर्सिटी के लिए डिकेड यानी कि दशक डिक्लेयर किया है वो है 2011 से 2020, ये उसका लोगो है। मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके लिए लेके आ गई। अब इनवाइस के बारे में मैंने बताया था कि मैं इसी उसमें डिस्कस करूंगी। ये इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक रिपोजिटरी टाइप का बनाया हुआ है कि जैसे जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ, फिर हम आगे देखेंगे कि जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, या फिर बहुत सारे ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आती है जिनमें इन्वायरमेंट का डेटा लगता है। अब इन्वायरमेंट का डेटा ऑथेंटिक हो, ऑथराइज्ड हो और वैल्यूएबल रिसोर्सेज से लिया गया हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने खुद ही एक सिस्टम बनाया हुआ है, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखते हैं इसे। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 1982, आप याद रखेंगे ये डेट 1982 में हुआ है, established an environmental information system NWISE as a plan program. The focus of NWISE since inception has been on providing environmental information to decision makers, policy planners, scientists, engineers, research workers, etc. all over the country. तो इस तरह से एनवाइस के बारे में हमें ये पता चला कि ये एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो डिसीजन मेकर्स को, पॉलिसी प्लानर्स को, साइंटिस्ट को, इंजीनियर को, रिसर्च वर्कर, इन सबको अच्छा डेटा प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से प्लानिंग कर सके और डिसीजन ले सके एनवायरनमेंट के संबंध में। तो ये गवर्नमेंट की सर्विस है, वो अपना डेटा एक रिपोजिटरी यानी कि एक डेटाबेस रहता है, उसमें वो सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं और जो भी जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है वो इस पे एक्सेस कर सकता है। तो अब अगली हमारा इंस्टीट्यूशन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो एनवायरनमेंट के से संबंध में कोई भी अपराध होता है तो उसकी जो सुनवाई है वो नॉर्मल कोर्ट में या जैसे कि हम देखते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब में नहीं होती है। उसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसे अधिकरण कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में ये पढ़ते हैं कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी, ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है टू सेट अप अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। अब इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो किस तरह की बॉडी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सी ये एक नॉन जुडिशियल बॉडी है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको ये क्या लगाना है, जब ये एक्ट से बनी है तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी कि सांविधिक निकाय है for effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forest and other natural resources। ये सिर्फ environment के protection के लिए स्पेशलाइज्ड बनी हुई है बॉडी, जहाँ पे फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्स के संदर्भ में केसेस का डिस्पोजल किया जाता है यानी कि इनकी सुनवाई की जाती है। फिर ये क्वासी जुडिशियल है, मतलब अर्ध न्यायिक निकाय है। क्वासी जुडिशियल मतलब आधा जुडिशियल है और आधा जुडिशियल नहीं है, मतलब आधा एक्ट से बना हुआ है। फिर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जब भी कोई नॉर्मल कोर्ट है या क्रिमिनल कोर्ट है या सिविल कोर्ट है, तो वहां जब सुनवाई होती है तो सिविल कोर्ट के लिए सिविल प्रोसीजर कोड होता है यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता। उसमें से देखकर उसके उसमें जो नियम लिखे हैं उसको एज इट इज फॉलो करके ही कोई वहां पे सुनवाई की जाती है और सजा दी जाती है। वैसे ही जो क्रिमिनल कोर्ट होता है उसके लिए होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी। तो उनके लिए उसमें जो भी प्रक्रिया लिखी रहती है, जिस प्रकार की सजा का प्रावधान होता है वो कैसे दी जाती है। लेकिन अब जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनके लिए क्या होगा, तो इन्वायरमेंटल अगर केस कोई आता है तो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी कि सामान्य न्याय का, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत उसे फॉलो किया जाता है कि पूरा उसमें ये देखा जाता है कि किसका गलत हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। जैसे कोई प्रोजेक्ट लग रहा है तो वहां की वाइल्ड लाइफ को क्या नुकसान हो सकता है, वहां के जो ट्राइबल पीपल है उनको क्या नुकसान हो सकता है, इन सब को ध्यान में रखते हुए नेचुरल जस्टिस से यानी कि प्रकृति के हिसाब से, जैसे प्रकृति ने सबको जीवन दिया है वैसे प्रकृति सबका जीवन ले सकती है, कोई और को अधिकार नहीं होगा। तो इस तरह से प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या होता है कि डिसीजन या सुनवाई की जाती है। फिर इंडिया बिकेम द
third country in the world to set up a specialized environmental tribunal only after Australia and New Zealand and the first developing country to do so। जैसे कि इंडिया है, ये उसका पहला इनिशिएटिव है, मतलब इंडिया जो है पहली डेवलपिंग कंट्री है इस दुनिया की जिसने ऐसा नियम या ऐसा ट्राइब्यूनल बनाया है इन्वायरमेंट के लिए। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद ये तीसरी नॉर्मल कंट्री है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है डेवलप्ड है, तो उनके हिसाब से ये तीसरी कंट्री है। और डेवलपिंग नेशन में सबसे फर्स्ट हम ही है या इंडिया ही है जिसने एनवायरनमेंट को इतना ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा ट्रिब्यूनल और पूरा ये जुडिशियल प्रोसेस को डिजाइन किया है। एनजीटी के बारे में और भी देख सकते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और फॉरेस्ट्री जैसे एग्जाम में यदि एनजीटी पूछा जाता है तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि एनजीटी फॉरेस्ट जैसे एग्जामों के लिए ही मतलब काफी अच्छा मटेरियल है। एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ अपील्स फाइनली विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग। यहाँ पे ये इनके लिए प्रावधान है कि ये जो है 6 महीने में जो केस है उसका डिस्पोजल करते हैं, और ये बहुत जरूरी है, मैंडेटेड है, मतलब ये करना ही है, उन्हें 6 महीने के अंदर डिस्पोजल करना है। फिर प्रिंसिपल बेंच इनकी न्यू दिल्ली में है और रीजनल बेंच कहाँ पे, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है फॉर्मली। और भोपाल में जो एमपी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, भोपाल में एक है सूचना भवन करके इसका नाम है, तो इसे आप याद रखेंगे, सूचना भवन। जो भोपाल बेंच है उसका जो बिल्डिंग का नाम ये है सूचना भवन। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं फॉर्मली नेशनल एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल। एक्चुअली क्या है कि जो एनजीटी है, शुरू से एनजीटी नहीं था, पहले क्या हुआ 1995 में एक नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल बना, जो इसका अपन कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती संस्थान है, एक जो इससे पहले बना था, और अंडर नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995, मतलब ये भी एक सेक्रेटरी बॉडी था। 1995 के नेशनल एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल एक्ट से बना था नेशनल एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल। फिर नेशनल एनवायरमेंट एपिलेट अथॉरिटी भी बनी थी अंडर नेशनल एनवायरमेंट एपिलेट अथॉरिटी एक्ट से। फिर स्ट्रक्चर क्या है इसका, चेयरपर्सन होते हैं और द जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, और फिर एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। इस तरह से चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। अब एक्सपर्ट मेंबर्स क्यों होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्वासी जुडिशियल टाइप का स्टेटस है जहाँ पे दो तरह के लोग होंगे। एक जो न्याय करने वाले होंगे तो ऑब्वियसली ये न्यायाधीश होंगे, और एक होंगे जो इस तरह के विशेषज्ञ ज्ञान को रखते होंगे। यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉज की बात आ रही है, प्रोजेक्ट्स की बात आ रही है, बड़े बड़े डैम्स की बात आ रही है, या फॉरेस्ट से संबंधित वाइल्ड लाइफ के फ्लोरा और फौना से संबंधित बातें आ रही है। तो ये जुडिशियल रेंज के बाहर के लोग भी इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं यहाँ पे, जो कि इन सब चीजों के काफी गहरे जानकार होते हैं। कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं, जैसे डैम जैसी कंडीशंस के लिए इंजीनियर्स लगेंगे, जैसे वाइल्ड लाइफ में यदि कोई बीमारी फैल रही है या कुछ है तो उनके लिए डॉक्टर्स लगेंगे। तो इस तरह के एक्सपर्ट मेंबर्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। तो अब आगे देखते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हमारी जो फॉरेस्ट्री है उसमें स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे ही हमें पता चलता है कि फॉरेस्ट एरिया कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, कम हुआ, ज्यादा हुआ, लिटोरल कितने हैं, स्वैम्स कितने हैं। तो इन सब के लिए जो रिपोर्ट आती है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ही निकालता है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया रेगुलरली। ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि असेसमेंट और मॉनिटरिंग करता है किसकी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की ऑफ इंडिया रेगुलरली, हमेशा रेगुलरली बेसिस पे ये क्या करता है, असेसमेंट और मॉनिटरिंग करता है। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो इसका ये जो है मिनिस्ट्री MOEFCC जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये आता है। फिर एस्टेब्लिश कब हुआ, 1981 में हुआ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रिपोर्ट।
ये हम देखेंगे कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रिपोर्ट जो थी वो 1976 में आई थी। उसमें रिकमेंडेशन थी कि ऐसा कोई संस्थान होना चाहिए जो इस तरह के काम करेगा, तो उसमें ये बताया गया था। तो उसके बेसिस पे 1981 पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये इसका लोगो है, ये आप देख सकते हैं। फिर जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। ये क्या है? मेजर नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये नेशनल सर्वे की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें काफी मेजर संस्थान है। फिर द ऑर्गेनाइजेशन प्रीकर्सर, यानी कि इससे पूर्ववर्ती जो संस्थान वो कौन सा था? प्रिस्फर था, यानी कि प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का नाम पहले क्या था? Pre-Investment Survey of Forest Resources, a project started in 1965, ये याद रखना है, with aid from UNDP and FAO, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मतलब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसके तहत हमने ये बनाया था प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। क्योंकि आप जानते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को एक ये रिपोर्ट निकालती है यूनिसिल्वा। तो इसको क्या इनको क्या होता है, इनको डेटा की जरूरत पड़ती है। डेटा के लिए इन्होंने इस तरह का एक संस्थान बोला कि आप सर्वे करने वाला एक संस्थान बनाइए जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का सर्वे करे। तो ये उनका प्रोजेक्ट था जो 1965 में था, तो इसलिए हमने ये बनाया था। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद इसका नाम ये रख दिया गया 1981 में, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फिर पब्लिकेशंस क्या क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिनकी मैंने इतनी देर तक बात की थी, उसका 17th एडिशन आ गया 2021 का, जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसका 17th एडिशन जो 2021 का है वो आ गया है। और अब ये अगले 2 साल तक वैलिड रहेगा, क्योंकि अगला एडिशन आएगा 2023 में, क्योंकि ये जो है बायनियल रिपोर्ट है, यानी कि ये हर 2 साल में आती है, 2 इयर्स के गैप में आती है। तो अब जो आई है, अब इसके 2 साल बाद आएगी, तो 2021 के बाद 2023 में आएगी। तो तब तक एग्जाम देने से पहले आपको यही वाली रिपोर्ट को पढ़ना है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के? तो ये इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप एक नजर मार सकते हैं कि क्या है इसमें। प्रिपेयरिंग द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बायनली, मैंने बताया कि वंस एवरी 2 इयर्स, ये 2 साल में एक बार आती है। द रिपोर्ट गिव्स एन असेसमेंट ऑफ एटलीस्ट ऑफ द लेटेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एंड चेंजेस देयर ऑफ, वही कि फॉरेस्ट कवर कितना है और उसमें क्या घटा क्या बढ़ा, ये सब निकाला जाता है रिपोर्ट में। फिर कंडक्टिंग इन्वेंट्री इन फॉरेस्ट, इन्वेंट्री मतलब होता है रिसर्च टाइप का, कि आप उसमें डेटा कलेक्ट करके उसको एनालिसिस करके पूरा उसका डेटाबेस टाइप का बनाते हैं, तो वो है इन्वेंट्री, उसको कहते हैं। इन फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट एरियाज एंड डेवलपिंग अ डेटाबेस ऑन फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज। फिर ये क्या है? नोडल एजेंसी है, कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, स्टोरिंग, डिसेमिनेटिंग स्पेशल डेटाबेस ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फिर ये क्या करते हैं? ट्रेनिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी, फील्ड टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विद फॉरेस्ट सर्विस सच एज जीआईएस, रिमोट सेंसिंग फॉर फॉरेस्ट्री पर्सनल। अब जो फॉरेस्ट्री ये डिपार्टमेंट में होते हैं लोग, उनको भी तो जीआईएस की ट्रेनिंग, रिमोट सेंसिंग, जैसे कि आपने देखा था अभी कुछ कुछ महीनों पहले काजीरंगा नेशनल पार्क में, वहां पे जो सैटेलाइट फोन्स दिए गए थे वहां के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को, तो उन्हें उन्हें चलाना भी तो आना चाहिए, तो उनके लिए उसकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ थीमेटिक मैप्स, जो हम मैप्स देखते हैं फॉरेस्ट बेस्ड, वो कौन देता है? ये एफएसआई ही देता है। फिर आर&डी, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। फिर फॉरेस्ट रिलेटेड स्पेशल स्टडीज, कंसल्टेंसीज, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्सेज, ये भी ये करता है। फिर सपोर्टिंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ड्यूटीज इन सर्वे, मैपिंग, रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स एंड इन्वेंटरी। आप समझ गए होंगे कि ये कितना डिटेल में इसका एक ही काम है इनडायरेक्टली, कि वो उसका डेटा, फॉरेस्ट से संबंधित डेटा को कलेक्ट करना है, उसको मैनेज करना है और सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो अब हमारा आ गया ओनली द वन एंड द मेन, जिसकी वजह से ही ये सारी चीजें अच्छे से चल पा रही हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए हमारे देश में क्या है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पहले प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, उनके अंडर में फिर ढेर सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, इस तरह से हमारा, और उसके आगे इसके अंदर होते हैं काफी सारे इंस्टीट्यूशंस।
तो ये सब एक मतलब फ्रेमवर्क तरह का बनाते हैं ताकि वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सके और हमारा देश अच्छे से चल सके। तो अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो इन सब का देख रेख करती है, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए गवर्नमेंट और सेंटर में काम करती है। तो अब देखते हैं, ये जो है 1985 में बनी। क्यों बनी? क्योंकि जो 1984 है उसमें आप जानते होंगे कि एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जहाँ पे यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, वहां से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक गैस जो थी वो लीक कर गई थी, और लीक कर गई थी तो उससे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी, जिससे वो आज तक पीड़ित है, मतलब इतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। इन्हीं के अभी इस क्षेत्र में काम करने वाले जो डॉक्टर थे, मिस्टर नरेंद्र मिश्रा जी थे शायद, मैं शायद नाम भूल रही हूँ, तो उन्हें अभी पद्मश्री भी मिला है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं, ये जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है। अभी हाल ही के फॉरेस्ट्री एग्जाम में एमपीपीएससी के फॉरेस्ट मीन्स में ये पूछा ही गया, यही पूछा गया है सिर्फ कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी वो कब हुई थी। फिर किसी हजारों पेपर में ये पूछ लेते हैं कि इसका नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब जैसे पद्मश्री मिला है उन्हें, तो पद्मश्री अवार्डी को पूछ लेंगे। तो इनडायरेक्टली घूम फिर के यही यही क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको ऐसे करंट से भी अपडेटेड रहना चाहिए। फिर जो मिनिस्ट्री है वो हमने देख लिया कि 1985 में, जब 1984 में इतना बड़ा केस हो गया तो उन्होंने देखा कि हाँ, अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से अकेले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का मेन फोकस क्या था, एग्रीकल्चर को देखना देश में। और वो भी 1984 के टाइम पे, जहाँ पे आप जानते हैं कि हमारे देश में खाने को लेकर थोड़ी, मतलब अनाज को लेकर थोड़ी समस्याएं थी, तो उसमें हम इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो गए थे, लेकिन उतने भी नहीं हुए थे। तो इस तरह से फिर उनका एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को बोला आप एग्रीकल्चर संभालिए, हम एक नई मिनिस्ट्री बनाएंगे जो इन्वायरमेंट जैसे केसेस को डील करेगी। तो उसका बढ़िया सा नाम रखा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज भी जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब ये हो रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो इस तरह से आप कहानी जैसे इनको पढ़ते हैं तो आपको हमेशा इसमें इंटरेस्ट बना रहता है। फिर द मेन एम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज टू कैरी आउट द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज दैट विल हैव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। मैंने अभी बताया कि इन्वायरमेंट के लिए अलग से प्लानिंग करने के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई। तो फिर उसमें वो क्या करेगी, कंजर्वेशन एंड सर्वे ऑफ फ्लोरा, फौना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या करेगी? उनके लिए कंजर्वेशन करेगी, सर्वे करेगी, किसका? फ्लोरा का, फौना का, और फॉरेस्ट का, और वाइल्ड लाइफ का। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, यदि इनके नाम में ही है क्लाइमेट चेंज से हमें बचना है, तो उसका मेजर कंसर्न क्या है? पोल्यूशन, पोल्यूशन से बचना। फिर एफॉरेस्टेशन, अब पोल्यूशन को दूर करना है तो एक तो आपको करना होगा एफॉरेस्टेशन, मतलब फिर से पेड़ लगाने होंगे। फिर रीजनरेशन ऑफ डिग्रेडेड एरियाज, जो खराब हो गए हैं उनका रीजनरेट करना पड़ेगा। इस तरह से ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस तरह से आज हमने इंस्टीट्यूशंस खत्म किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को देख लेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट के एंडिंग में आ जाएंगे। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट को कवर करेंगे। तो बेसिकली इस कोर्स में हमने क्या किया है, एमपीपीएससी का जो फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है उसे ही हम एज अ बेस लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम जो फॉरेस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो उससे कई बियॉन्ड है, मतलब वो कम्प्लीटली फॉरेस्ट्री को कवर कर रहा है। बेस सिर्फ उसका सिलेबस लिया है, क्योंकि एमपीपीएससी एग्जाम का अभी हाल ही में पेपर भी हुआ था, और अभी उसका सिलेबस जो है काफी जो अदर पीएससीएस है उनके साथ, उनके मतलब लगभग एक सा अपग्रेड हो चुका है। तो बेस मेरा वही है। लेकिन आप फॉरेस्ट्री के लिए कंप्लीट इसमें तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें बताइए कि हमें फीडबैक दीजिए कि हमें क्या क्या और सुधार करने की जरूरत है, आप हमसे क्या क्या डिमांड रखते हैं। हमारे जो ये सारे पीपीटीज हैं इनको मैं एज अ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देती हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उनकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ओके, थैंक यू गाइस।